नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं उप सहसंयोजन यौगिक होते क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उप सहसंयोजन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें उप सहसंयोजन बंध प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अब ये उप सहसंयोजन बंध होते क्या है। उप सहसंयोजन बंध इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन और एक्सेप्टेशन से बनते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कोई देगा और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, तब क्या बनता है, उप सहसंयोजन बंध। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं उप सहसंयोजन यौगिक होते क्या है। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक हमने आपको बताया ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें उप सहसंयोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं उप सहसंयोजन यौगिक जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल, एक होते हैं एनायनिक और एक होता है केटायनिक। कहने का मतलब हिंदी में एक उदासीन और एक होता है ऋणावेशित और लास्ट वाला कहते हैं धनावेशित। उप सहसंयोजन यौगिक कितने टाइप के हुए? 3 टाइप्स के, न्यूट्रल, एनायनिक और केटायनिक। ठीक है, तो न्यूट्रल का एग्जांपल होता है जैसे PtCl2 NH3 का ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, देखिए इस कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एनायनिक, जैसे इसका एग्जांपल है FeCN6 4-। इस पर देखिए, इस पर 4 माइनस है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स पर 4 माइनस आवेश है, इसलिए इसको कहते हैं ऋणावेशित। अब धनावेशित, इसका एग्जांपल होता है CuNH3 का 4 2+। ठीक है दोस्तों, देखो इस कॉम्प्लेक्स पर क्या है, प्लस चार्ज है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, केटायनिक और धनावेशित। दोस्तों आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा। उप सहसंयोजन यौगिक का एक जनरल फार्मूला होता है, इसका एक जनरल फार्मूला होता है, वो होता है MLN +- ठीक है, इसमें यम क्या होता है, यम होता है केंद्रीय धातु या सेंट्रल एटम, एल होता है लिगैंड, एन होता है नंबर ऑफ लिगैंड यानी कि लिगैंडों की संख्या, और प्लस माइनस कहने का मतलब प्लस हो सकता है, माइनस भी चार्ज हो सकता है, एक्स क्या है, आवेशों की संख्या है। तो चलिए इस आधार पर हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये सेंट्रल एटम है यम, एल क्या है लिगैंड्स, और एन क्या है लिगैंड की संख्या है, और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस चार्ज है, एक्स क्या है चार्ज की संख्या है। दोस्तों इसका जनरल फार्मूला यही होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं उप सहसंयोजन यौगिक के जनरली कितने पार्ट होते हैं। अगर हमें उप सहसंयोजन यौगिक को पढ़ना है, इसको समझना है, तो हमें इसके पार्ट को समझना होगा। इसका पहला पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हिंदी में कहते हैं समन्वय मंडल। दोस्तों ये क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु लिगैंड से उप सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। अब क्या होगा, इस यह जो सेंट्रल एटम है और लिगैंड्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं हम FeCN6 4-। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रल एटम है इसको और लिगैंड को, सेंट्रल एटम और लिगैंड्स आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। इनको देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट में से प्रदर्शित किया जाता है, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, यही क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यही होता है। ठीक है दोस्तों,
इसको समझ के चलिए अब हम समझते हैं इसका दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल एटम। इसका दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल एटम, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु दोस्तों समझते हैं केंद्रीय परमाणु क्या होता है। उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु जनरली डी ब्लॉक के होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में कुछ अदर तत्व भी होते हैं, जैसे पी ब्लॉक के तत्व भी होते हैं जो क्या करते हैं उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, सामान्यतः केंद्रीय परमाणु क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये ऐसे तत्व होते हैं जिनके पास खाली ऑर्बिटल होता है। किसके लिए, जो लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं ये क्या करते हैं, अगर इनके पास खाली ऑर्बिटल होगा तभी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो केंद्रीय एटम के पास या केंद्रीय परमाणु के पास क्या होगा, खाली ऑर्बिटल होगा। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ये सेंट्रल एटम क्या करते हैं, उप सहसंयोजन बंध द्वारा लिगैंड से जुड़े रहते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड होता है लिगैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका मेन पार्ट यही होता है लिगैंड। ठीक है दोस्तों, लिगैंड्स क्या होते हैं, लिगैंड्स ऐसे एटम्स और एटम्स के ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। तब क्या बनता है, लिगैंड और सेंट्रल एटम के बीच उप सहसंयोजन बंध बनता है, जिससे उप सहसंयोजन यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो लिगैंड्स क्या हुए, एटम्स और एटम्स ग्रुप जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं किसको, केंद्रीय परमाणु को, जिससे क्या बनता है उप सहसंयोजन यौगिक। तो दोस्तों उप सहसंयोजन यौगिक में होता क्या है, एक होता है सेंट्रल एटम और एक होता है लिगैंड्स। चलिए सबसे पहले हम लिगैंड्स पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पढ़ते हैं लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन। लिगैंड का क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। सबसे पहले चार्ज या आवेश के आधार पर कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं। तो होता है पहला न्यूट्रल, सेकंड है एनायनिक, थर्ड है केटायनिक। तो दोस्तों जनरली जो लिगैंड्स होते हैं न्यूट्रल्स और एनायनिक होते हैं, लेकिन कभी कभी केटायनिक भी हो जाते हैं। जैसे न्यूट्रल का एग्जांपल होता है NH3, एनायनिक का Cn। ठीक है, इस पर माइनस होगा, ये न्यूट्रल होता है। और कभी कभी क्या होता है, केटायनिक भी होते हैं। तो दोस्तों अब इसका चार्ज के आधार पर हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसके आधार पर, मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसके आधार पर क्या होगा, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट इसको हिंदी में कहते हैं एक दंती। एक दंती लिगैंड्स क्या होते हैं, एक दंती लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। जैसे होता है Cl माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस एंड H2। ठीक है, अब सेकंड होता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट इसको हिंदी में कहते हैं द्विदंती। द्विदंती लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स होते हैं जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे होता है इसका एग्जांपल, बाइडेंटेट का एग्जांपल जैसे होता है एथिल एमीन, CH2 CH2 NH2 एंड NH2। इसमें क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से। तो एक किस प्रकार का एलिगेंट्स हुआ, बाइडेंटेट। अब हम पढ़ते हैं थर्ड है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट इसको हिंदी में कहते हैं बहुदंती। बहुदंती लिगैंड्स क्या होते हैं, बहुदंती लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स होते हैं जो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करें, टेट्राडेंटेट हो सकते हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें, पेंटाडेंटेट हो सकते हैं जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें, और हेक्साडेंटेट हो सकते हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हेक्साडेंटेट होता है, हेक्साडेंटेट जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, हेक्साडेंटेट का इसका एग्जाम्पल होता है EDTA। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, EDTA का पूरा नाम होता है एथिल एमीन
एथिल डाइमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है दोस्तों, तो EDTA का पूरा नाम क्या होता है? एथिल डाइमीन टेट्रा एसीटेट। ये जरूर पूछता है या ऐसे पूछता है EDTA का पूरा नाम बताओ या हेक्साडेंटेट लिगेंड्स का नाम बताओ, इसका एग्जांपल दो, या EDTA का स्ट्रक्चर बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं EDTA का स्ट्रक्चर। तो हम चलिए बनाते हैं EDTA का स्ट्रक्चर या एथिल डाइमीन टेट्रा एसीटेट जो कि हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एसीटेट ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? EDTA। यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एसीटेट ग्रुप आके ऐसे जुड़ जाता है, जिससे क्या बन जाता है? EDTA। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर -4, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ पर बहुत सारे हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा है, लेकिन EDTA करता क्या है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है। एक यहाँ से 1 पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से 2, एक यहाँ से 3, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से 4 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से 5, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से 6। यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से, और यहाँ से भी कर सकता है। लेकिन EDTA करता क्या है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है। ठीक है, इसकी क्या है संरचना, EDTA की संरचना है। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों इस चैप्टर में जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या। दोस्तों उपसहसंयोजन संख्या होती क्या है, या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही सिंपल है। देखिए किसी भी उपसहसंयोजन यौगिक में जितने उपसहसंयोजन बंध उपस्थित होते हैं, यानी कि जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी उपसहसंयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितने लिगैंड्स होंगे वही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको डिनोट करते हैं CN से, तो क्या हो जाएगा, CN इक्वल टू लिगैंड्स की संख्या, लिगैंड की संख्या, या CN इक्वल टू और क्या हो सकता है बताइए, यहाँ पर होगा उपसहसंयोजन बंध की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, FeCN6, ठीक है, 4-। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए इस कंपाउंड्स में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितने लिगैंड्स हैं, 6 लिगैंड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको अब आगे बढ़ाते हैं एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये अक्सर परीक्षाओं में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कहते हैं EAN। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दोस्तों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रभावी परमाणविक संख्या। दोस्तों प्रभावी परमाणविक संख्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इससे परीक्षाओं में, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, BSc, इंटर, हाई स्कूल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है EAN का फार्मूला होता है
जेड मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल या सेंट्रल मेटल। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा बताओ? हिंदी में हो जाएगा परमाणु क्रमांक। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, किसका? केंद्रीय परमाणु का ना, माइनस ऑक्सीकरण संख्या किसकी? केंद्रीय परमाणु की। ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू, अब इसको कहते हैं उपसंयोजन संख्या। ठीक है, किसकी? केंद्रीय परमाणु की। तो यह इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, जो कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए। अब इससे निकालेंगे। जैसे देखिए, अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हमने एग्जांपल लिया FeCN6 4-। ठीक है, ये हमने क्या लिया? एग्जांपल। अब हमें क्या करना है? इसका EAN कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब प्रभावी परमाणविक संख्या। तो क्या करेंगे? इस फार्मूले को लगाओ, इस फार्मूले को बताओ। इसका केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या है? Fe है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पर 4 माइनस है, यहाँ पर 6 माइनस है, उधर जाएगा 6 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? +2 इंटू, अब क्या होगा यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी है? 6, क्योंकि इससे 6 एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। हल करेंगे, क्या होगा? 24 + 12 = 36। तो क्या हुआ? इसका EAN आया कितना? Fe का EAN कितना आया यहाँ पर? 36। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? तो चलिए, हम आपको और बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, जो कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में होगा। उसमें हम आपको बताएंगे वर्नर्स थ्योरी एंड IPSC नामनक्लेचर, या उपसंयोजन यौगिक का IPSC नामनक्लेचर कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका जो लेसन है, इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे लगभग 10-15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।